दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं युवा पत्रकार, व्यंगकार और उपन्यासकार आरिफा एविस जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी दिनों बाद आपको समय मिला मुझसे बातचीत करने का। मैं समझ सकता हूं कि आप काफी व्यस्त चल रही थी। दोस्तों, मैं थोड़ा सा आरिफा जी के बारे में बता दे रहा हूं कि इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद एमए किया हिंदी पत्रकारिता दिल्ली विश्वविद्यालय से, और अभी मैं बात करूंगा कि पत्रकारिता ये कर रही हैं, कहाँ कर रही हैं और नहीं कर रही हैं, सब पर बात करेंगे। अभी इन्होंने व्यंग लिखे हैं, काफी अच्छे अच्छे व्यंग लिखे हैं, और इनके 2 व्यंग संग्रह आ चुका है, शिकारी का अधिकार और दूसरा जांच जारी है। इनके व्यंग बड़े तीखे होते हैं और मतलब उसमें साफ साफ जो है वो जनपक्षधरता जो है उसमें नजर आती है। इन्होंने 2 उपन्यास लिखे हैं, नाकाबंदी और मास्टर प्लान। पहले तो मास्टर प्लान आया था, बाद में नाकाबंदी आई। और लिखती रहती हैं दैनिक जनवाणी में, देशबंधु में, राज एक्सप्रेस, लोकजन, वो ऑनलाइन पत्रिकाओं में और न्यूज पोर्टल्स पर इनकी रचनाएं आती रहती हैं, छपती रहती हैं। मूलतः ये व्यंग, कहानी, कविता और पुस्तक समीक्षा और उपन्यास, ये इनका मुख्य जो है इनकी विधा है। तो जैसा कि मैंने आरिफा जी का परिचय यहाँ पर दिया है, और अब हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे। पहली बात तो ये जानना चाहेंगे कि आपने पत्रकारिता से मास्टर्स किया है, तो क्या अभी आप पत्रकारिता में कहीं किसी संस्थान से जुड़ी हुई हैं? हाँ, सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्ते करूंगी और अरविंद जी का शुक्रिया करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे मंच दिया। देर आए दुरुस्त आए, पर आ ही गए। और मास्टर्स मैंने किया है, मैं फिलहाल रेगुलर कहीं नहीं हूँ, फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। ये चीज़ है कि जो भी बोलता है उसके लिए लिख देती हूँ, और अपनी तरफ से भी लगातार लिख रही हूँ। किसी खास चैनल, किसी खास से, किसी एक उससे नहीं जुड़ी हुई हूँ, सिर्फ फ्रीलांसिंग ही कर रही हूँ फिलहाल। इसके अलावा लेखन ही है। लेखन तो आप खूब कर रही हैं। जैसे व्यंग आपने खूब अच्छे अच्छे लिखे हैं, और व्यंग विधा में आप लगभग छपती भी रहती हैं। तो ये बताइए कि पत्रकारिता करने के बाद व्यंग के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ? मतलब व्यंग लिखना ही क्यों आपने जरूरी समझा? थोड़ी सी लंबी कहानी है। व्यंग लिखने से पहले, हाँ, व्यंग लिखने से पहले मैं बताऊंगी कि लिखना शुरू किया एक तो 9th क्लास से। मैंने उसके बाद में पढ़ाई मेरी जारी रही, बहुत मना करने के बावजूद बहुत मुश्किल से पढ़ाई करी, रुक रुक कर पढ़ाई हुई है मेरी। तो 10th हुआ, अच्छे नंबर लाए तो मौका मिल गया, आगे आप पढ़ाई कर सकती हैं। वरना मेरे घर वाले बिल्कुल पढ़ाई के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे कि मैं ये पढ़ाई करूं। उनका सिर्फ मकसद था कि आप पढ़ाई करें, 10वीं तक पढ़ लें, बहुत अच्छा है, अच्छा लड़का मिल जाएगा, शादी हो जाएगी। मैंने लड़ाई की कि नहीं, मुझे आगे पढ़ना है, कुछ बनना है। और गाजियाबाद के एनसीआर इलाके में रहती हूँ, तो कोई खास परिवेश नहीं है। मतलब आप ये कह लीजिए कि मैं अपने खानदान की पहली लड़की हूँ जिसने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। हाँ, मेरे बाद जो पैदा हुई हैं लड़कियाँ, वो आगे आई हैं। अब उनको वो कुछ नहीं फेस करना पड़ा जो मैंने किया। और जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली, तो ग्रेजुएशन के बाद में एंट्रेंस एग्ज़ाम डीयू से निकला था पत्रकारिता का, दोस्तों ने बताया था। तो उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद मैं इंटरव्यू दिया, पास हो गई। तो घर वालों को बताया कि मैं इस तरीके से पत्रकारिता करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बहुत सारे सवाल जवाब किए कि क्या करोगी, और पता नहीं है बाहर इस तरीके से लड़कियाँ जाती हैं और कैसे करोगी।
तो मैंने उनको समझाया कि नहीं, मैं करना चाहती हूँ, आप मुझे मौका दीजिए। तो तब उन्होंने हाँ कही। उसके बाद मैंने पत्रकारिता की, और पत्रकारिता करने के बाद में मुझे नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने नौकरी की ग्रेजुएशन के बाद ही, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई करते हुए, नौकरी करते हुए पढ़ाई की। रही किस तरह बात की किस तरह की नौकरी नौकरी, की हाँ, जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो सबसे पहले मैंने नोएडा की एक कंपनी थी, वो वेब पत्रिका निकालती थी। तो उसमें शुरुआती में लग गई। उसमें सिर्फ खबरें बनाना होता था, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन, या फिर जो खबरें हैं उनको ठीक करना, मतलब पत्रिका के हिसाब से। और इसके अलावा एक वेबसाइट थी, उस पर काम करना शुरू किया था। तो यहीं से लेखन की मेरी शुरुआत हुई, थोड़ा लगातार एक पत्रकार के रूप में कह लीजिए, सबसे पहले पत्रकार के रूप में। और लेखन में ये था, पढ़ाई लिखाई से रुझान था। मैं एक पुस्तकालय से जुड़ी हुई थी 9वीं ही क्लास से, नारी चेतना पुस्तकालय, शहीद भगत सिंह पुस्तकालय। तो उन लोगों से जब मुलाकात हुई थी तो एक नई रोशनी या समाज को देखने का एक नया नज़रिया मिला था। तो ये कह लीजिए कि मैं पत्रकारिता के फील्ड में गई और लिखना शुरू किया। इसमें एक चीज़ और भी है कि शुरुआत में किताबें से रुझान तो था ही, समीक्षा लिखी, कविताएं लिखती थी उर्दू में, ताकि कोई घर में पढ़ ना पाए, या किसी को नज़र आ गई तो कभी लिखने के ऊपर सवाल ना उठ जाए। तो लिखा उर्दू में और उसे फेविकोल से चिपका दिया ताकि कोई लिखे ना, या फिर फाड़ के फेंक दिया। और इसके बाद में जब मैं पत्रकारिता शुरू कर दी तब लिखना शुरू हुआ, और फिर समीक्षाएं लिखी, कविताएं लिखी, कहानियां लिखी। तो ये कह लीजिए कि थोड़ा सा मुझे जब फील्ड मिला तो मैंने अपने बात जो कहने का तरीका था, मैं जो जुबान से नहीं बोल सकती थी, वो मैंने लिख कर उसको बयां किया, पेश किया, अपनी भावनाओं को लेखन में मैंने उतारा। और व्यंग की बात आई है, तो व्यंग व्यंग के लिए विश्व पुस्तक मेले में अनूप श्रीवास्तव जी से मुलाकात होती है। वो भी ऐसे नहीं कि जब हम जाते हैं बतौर पाठक तो मंच पर लेखकों को सुनते हैं, तो उसी दौरान अनूप श्रीवास्तव जी से मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि आप पत्रकारिता करते हैं तो आप रिपोर्ट बनाइए, और इस रिपोर्ट को व्यंग्यात्मक शैली में लिखिए। तो मैंने बोला, सर मैं रिपोर्टिंग तो करती हूँ, लेकिन व्यंग्यात्मक तो कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने बोला, ऐसा करिए आप अनूप शुक्ल को पढ़िए। और जब मैंने अनूप शुक्ल को पढ़ा, और मैंने अपना लिखा हुआ फेसबुक के जरिए या मेल के जरिए उनको बताया कि सर देखिए ये मैंने लिखा है। तो उन्होंने उस समय पे भी बोला कि आप ना अनूप शुक्ल जी को पढ़िए। तो लेकिन अनूप शुक्ल की तरह तो नहीं हो पाया। मैंने अपना ही तरीका अपनाया। तो ये है कि व्यंग में मैं इस तरीके से आई। और जैसे कविताएं आप लिख रही थी और कहानियां भी आपने लिखी हैं, जी। तो कविताएं वगैरह जो हैं वो एक मतलब प्रकाशित करवाई हैं आपने? किताब के रूप में प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन हाँ जैसे मैंने अखबार में दिया तो वो छपा, या साइट पे दिया तो छपा, या ऑनलाइन जो पत्रिका है, लेकिन उसका मैंने किताब का रूप नहीं दिया। और कविताओं को ये बोल दीजिए कि मैंने कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी या कुछ चीज़ दिखाई दी, तो अगर वो चीज़ कविता के रूप में आ रही तो मैंने कविता के रूप में लिख दी। अगर वो चीज़ मुझे कहानी के रूप में समझ में आ रही तो मैंने उसको कहानी में उड़ेल दिया। तो ये मेरा लेखन, मैंने कोई तय नहीं किया हुआ था कि मैं कभी कविता ही लिखूंगी या कहानी ही लिखूंगी या लेख ही लिखूंगी। तो एक तो फील्ड मेरा अपना लिखने का, कि मुझे जिसने बोला, जो चीज़ बोला वो लिख दिया, लेकिन अपनी तरीके से, अपनी तरफ से जो मुझे समझ में आया, कविता हो या कहानी के रूप में, वो चीज़ मैंने लिखी। कहानियां मतलब ये अपने विभिन्न पत्रिकाओं में छपी है कहानी आपकी? जी, कहानी और कविता दोनों ही पत्रिका में छपी है और अखबारों में भी छपी है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपके 2 उपन्यास आ चुके हैं,
जी। और दोनों बहुत शानदार उपन्यास है और दोनों मैं पढ़ चुका हूँ। एक तो ये बताइए कि जैसे कि कश्मीर की पृष्ठभूमि पे जो आपने उपन्यास लिखा है, तो मतलब आप क्या कश्मीर से जुड़ी हुई हैं किसी तरीके से? कश्मीर की रहने वाली हैं? नहीं, जितना कि आप कश्मीर से जुड़े हुए हैं, उतना ही मैं भी कश्मीर से जुड़ी हुई हूँ। बस फ़र्क इतना है कि जब पिछले दिनों कश्मीर में जो ये सब हुआ और इस तरीके से धारा हटा दी गई, तो कश्मीर को लेकर बचपन से लेकर अब तक था ही, जैसा सबको एक आम जो कश्मीर से बाहर है। लेकिन पिछले दिनों जो हुआ, उसने थोड़ा आकर्षित किया, एक पत्रकार होने के नाते, एक लेखक होने के नाते। तो जब कश्मीर में जो चीज़ हटी, धारा जब हटी, तब मैंने सोचा मैं इसको फोकस करती हूँ और कश्मीर से मेरा जुड़ाव बना फिर। और तमाम तरह की खबरें पढ़ने, सुनने और अच्छी भी, खराब भी, कुछ मीडिया में उसके बहुत वाहवाही लूटी जा रही थी। हम जहाँ काम करते हैं, वहाँ पर भी लोग मिठाई बाँट रहे हैं, खुशी ज़ाहिर कर रहे हैं कि भई अब तो भई आपको प्लॉट मिल जाएँगे, शादियाँ कर लोगे। तो आप ये सोचिए कि किसी जगह पर आप मतलब वहाँ रहे नहीं हैं, वहाँ गए नहीं हैं और सिर्फ़ एक धारा के हट जाने से आपकी सारी जो रुझान है, लगाव है, जुड़ा हुआ है या उससे ही भक्ति जो है वो पता चलती है। तो बहुत खराब लगता था। और हाँ, ऐसा नहीं है कि लोग फ़ेवर में नहीं थे, बहुत से लोग ऐसे थे कि जो फ़ेवर में भी आए। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मतलब मैं इसको रिपोर्टिंग के वे से ही मैं गई थी। जब मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, पढ़ी और लोगों से बातचीत करी, मैं वहाँ रह के आई हूँ। तो जब पता चला कि जो हम इतने दूर रहकर महसूस कर रहे हैं कश्मीर को, कश्मीर के लोगों को, कश्मीरियत को, और जब आप वहाँ पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनका दर्द महसूस करते हैं, तब आपको मालूम होता है कि असली कश्मीर जो है कश्मीर से बाहर रहकर, हिंदुस्तान में नहीं या दिल्ली में रहकर नहीं है। असली कश्मीर जो है, जहाँ कश्मीर है, कश्मीर में लोग रहते हैं, वहाँ है। और अगर आप उनकी सुनेंगे नहीं, तो आप कैसे उनकी बात को रख पाएँगे? तो ये है मेरा जो मैंने भी ये सोचा क्यों ना मैं लोग उस समय पर व्यंग लिख रहे थे, कहानियाँ लिख रहे थे, तो मेरे भी दिमाग में आया क्या मैं इस पर व्यंग लिखूँ? फिर मैंने कहा नहीं यार, व्यंग नहीं लिखा जा सकता। फिर कहानी का सोचा, नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि रिपोर्टिंग वे में ही लिखते हैं। तो रिपोर्टिंग कुछ जब समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने एक अपना ही एक पैटर्न बनाया, क्यों ना मैं इस पैटर्न पे लिखती हूँ और इस तरीके से लोगों की जो जो मैंने सुना, जो मैंने पढ़ा और जो मैंने लोगों को देखा, वहाँ महसूस किया, उसको एक कहानी के रूप में रखूँ। और अगर वो कहानी बनती है तो ठीक है, और अगर कहानी नहीं बनती, फलक उसका बड़ा बनता है, तो वो उपन्यास बनेगा। और सबसे बड़ा मकसद मेरा ये था कि मैं कश्मीर की आवाम की बात अपने लेखन के ज़रिए कह सकूँ। क्योंकि अगर मैं अपने उपन्यास के ज़रिए 1% भी मैंने वहाँ के लोगों की बात अगर रख दी, तो समझ लीजिए कि मैं कामयाब हो गई। वरना आजकल कश्मीर पर बोलने वाले, कहने वाले, लिखने वाले सब लोग हैं, सब लोग लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं और कह भी रहे हैं। तो मैंने एक प्रयास किया था सिर्फ़, इसमें इसमें कितना सफल हुई हूँ, कितना नहीं, ये आप लोग बताएँगे, आने वाला वक़्त बताएगा। नहीं, ये तो जो आपने लिखा है, मतलब आपके दोनों उपन्यास जो हैं वो चूंकि आपके अंदर एक पत्रकार है, तो उसकी मतलब जो पृष्ठभूमि, मतलब आपने जो जमीन उसकी बनाई हुई है, वो तो पत्रकारिता बेस्ड है, बट उसमें कहानी आपने जो पिरोया है वो लोगों को बहुत इम्प्रेसिव है। वो सिंपल रिपोर्टाज नहीं है, लेकिन वो एक उपन्यास, मुकम्मल उपन्यास है, उसमें कहानी है, उसमें भावनाएं हैं। और जहां तक मुझे याद है कि उसमें वो कुछ दृश्य ऐसे हैं जो कि काफी देर तक सोचने के लिए मजबूर करते हैं। वो घटनाएं हैं जो अखबारों में आई थी, लेकिन आपने उनको कहानी में पिरोया है। जैसे वो बच्चे को, वो क्रिकेट खेल रहा था, उसको, मतलब ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत ही मतलब एक युवा लेखिका के लिए ये को अगर मैं देखूं तो मुझे बहुत आश्चर्यचकित करने वाली ये दोनों उपन्यास आपके हैं। अच्छा, ये बताइए कि
पहले तो आपको घर वाले हाई स्कूल कह रहे थे हाई स्कूल कर लो फिर शादी आदि कर देंगे, फिर आपने कहा कि नहीं हम पढ़ाई करेंगे। अब वो शादी की बात कहाँ तक पहुंची है और शादी हुई है कि नहीं हुई, ये भी थोड़ा हमारे लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। देखिए, व्यक्तिगत जीवन मेरा अभी फिलहाल व्यक्तिगत ही है। जिस दिन मैं सार्वजनिक करूंगी तो सार्वजनिक होगा, और तब मुझे सब आपको भी पता चलेगा और पूरी दुनिया को भी पता चलेगा। तो फिलहाल मेरा जीवन जो है अभी फिलहाल व्यक्तिगत ही है, वक्त आने पर मैं बता दूंगी। अच्छा, नहीं नहीं, वो तो मैंने इसलिए पूछा था कि अब घर वाले जो है वो इतना जोर मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये। नहीं, देखो, जो मेरे स्तर की लड़ाई थी वो मैंने लड़ी, और इस लड़ाई को लड़ते हुए लगभग 10-15 साल हुए। मैंने देखो बचपन से लड़ाई लड़ी है, और जब तक मैंने पढ़ाई की है, बाहर रहना, अकेले रहना, मैं अपने दम पर बाहर रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो एक औरत के लिए, जो एक लड़की के लिए आज़ादी, अस्मिता, अस्तित्व, वो लड़ाई जो मैंने लड़ी है, वो उसको मैंने पार पाया है और मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मतलब आगे का जो व्यक्तिगत जीवन है वो आपके हाथ में है, जी, मतलब ये वो मेरा, हाँ, मेरा फैसला होगा कि मैं किससे करूँगी और किससे नहीं करूँगी, या नहीं भी करूँगी। तो ये मैंने सीधा बोला हुआ है अपने घर वालों से कि ये मेरा खुद का फैसला होगा। ज़िंदगी मेरी है, निर्णय भी मेरा होगा। नहीं, ये तो वैसे बढ़िया बात है, और लड़ाई करके तो बहुत सारी चीजें हासिल की जा सकती हैं, और आप तो एक मिसाल हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पेरेंट्स भी सोचते हैं कि शादी आदि करके जिम्मेदारी अपनी खत्म करो, और चाहे बाद में वो अपना तो निभा ही लेंगी किसी तरीके से, लड़के झगड़ के, रो के, हंस के। तो ये एक उनके लिए, परिवार के लिए, और खास करके गार्जियन के लिए एक बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन अगर वहां से कोई लड़की अगर बाहर निकल जाती है तो फिर उसका फैसला ही सर्वोपरि होता है, और वो उसकी चॉइस है, उसका विश्वास है कि वो किस पर विश्वास कर रही है, किसके साथ वो अपना भविष्य तय कर रही है। ये एक अच्छी बात है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं कि आपकी रचनाओं को देख करके, चाहे तो व्यंग हो या आपके जो लेख हैं या आपके उपन्यास को देख करके, आप एक सचेत रचनाकार लगती हैं, और जिसके पास सरोकार है। मतलब सिर्फ मतलब बिना उद्देश्य के मतलब आप नहीं लिखती हैं, आपके लेखन के पीछे एक उद्देश्य है। आप जब जी। आज के साहित्य को देखती हैं, आज के साहित्यिक दुनिया को जब देखती हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो रचनाएं रची जा रही हैं, या जो मतलब इत्मीनान, मतलब खूब संख्या में, बहुतायत में जो रचनाएं रची जा रही हैं, उनमें सरोकार की क्या स्थिति है, उद्देश्य की क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहली बात मैं अपनी बता दूं कि मैंने अपने लेखन का जो है एक दायरा बनाया हुआ है। मैंने, मेरे जो सरोकार हैं वो जनता के पक्ष में हैं, और बाकी लेखन जो कर रहे हैं, सरोकार जो होता है वो किसी ना किसी के पक्ष में होता है, चाहे वो जनता के पक्ष में हो या वो सत्ता के पक्ष में हो। कोई लिखेगा तो सरकार के साथ लिखेगा, उसके वाहवाही करेगा, कोई लिखेगा उसके खिलाफ लिखेगा। तो ये लिखने वाले पर तय करता है कि उसके जो सरोकार हैं वो किसके साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरे सरोकार जनता के साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहती हूँ अगर मैं अपने कलम से 2 लाइनें या 2 शब्द भी लिखूं तो जनता के लिए लिखूं, क्योंकि मैं जो भी कुछ हूँ वो जनता की बदौलत हूँ, और उसी ने मुझे यहाँ पहुँचाया है। तो ये मेरा लेखन का सरोकार है, यही मेरा उद्देश्य है, और जब तक रहेगी कलम में ताकत, इसको मैं निभाऊंगी। हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य तो आपने पढ़ा होगा, हिंदी साहित्य भी आपने पढ़ा होगा, और आपने उर्दू साहित्य भी पढ़ा ही होगा मेरे ख्याल से, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये बताइए कि किन किन लेखकों ने आपको ज्यादा प्रभावित किया है? हिंदी साहित्य में अगर प्रभावित करने की बात मैं बताऊं तो मैं
अभी आप मेरी बात पर मुस्कुराई, तो उसका मतलब मुझे लगा कि शायद आप ये कहेंगे कि उर्दू साहित्य मैंने उतना पढ़ा नहीं है। हाँ, मैं यही बोलने वाली थी, लेकिन मैं पहले हिंदी की बात बताती हूँ कि उर्दू साहित्य मैंने उतना नहीं पढ़ा है, क्योंकि एक फील्ड, एक अपना बैकग्राउंड था उर्दू से जुड़ा हुआ, तो थोड़ी झिझक या मतलब गुस्सा और ऊब। तो मैंने हिंदी में अगर पढ़ा है तो हिंदी में भारतीय साहित्य को कम और विदेशी साहित्य को ज़्यादा। जब मेरी साहित्यकारों से जब मुलाकात हुई है, तो विदेशी साहित्यकार मेरे जीवन में पहली बार आए। चाहे वो मैंने मक्सिम गोर्की को पढ़ा हो, चाहे मैंने वो वोल्गा से गंगा पढ़ी हो, वो भारतीय उसकी है। तो दोनों ही मैंने जो बाहर का साहित्य है वो मैंने पढ़ा है। और हिंदी के साहित्य में प्रेमचंद जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा हैं, और सबसे ज़्यादा प्रेमचंद ही हैं। बाहर के में मक्सिम गोर्की है, उनको मैंने पढ़ा है। माँ उपन्यास है, एक क्या नाम है लघु उपन्यास चंगेज़ आयतमा तोप का पहला अध्यापक, जो बहुत ज़्यादा मुझे प्रभावित करा, और सबसे पहला पढ़ा जाने वाला उपन्यास जो था वो पहला अध्यापक ही है, जिससे मुझे मतलब लिखने की प्रेरणा बोलिए या जीवन का उद्देश्य बोलिए, उसमें भी यही बात बोली गई है कि आप जो कुछ समाज से सीखते हैं वो आप समाज में वापस लौटाइए। तो उस उपन्यास में भी यही है कि एक सिर्फ ककहरा जानने वाला लड़का 16, 17, 18 साल का, वो उतना ही स्कूल में पढ़ाने जाता है, और उसके पढ़ाए हुए बच्चे फिर आगे पढ़ते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। तो इस तरीके से वही मैंने लिया कि मुझे भी दुष्येन बनना है। उसका पात्र का नाम दुष्येन था, तो मैंने भी अपना ही उसमें जोड़ा कि मुझे भी दुष्येन बनना है। मतलब समाज से सीख के समाज को वापस करना है। जी। तो जैसे आपने बताया कि आप गोर्की आपको बहुत पसंद है, आपको विदेशी लेखक पसंद है, जैसे आपने वोल्गा से गंगा राव संगीतन का जिक्र किया आपने, और भी बहुत सारे जो विदेशी लेखक हैं। हिंदी लेखक में आपने प्रेमचंद का नाम लिया। तो आज जब आप कहानियां पढ़ती हैं, जाहिर सी बात है आप पत्रिकाओं में जब कहानियां छपती होंगी, बड़े बड़े पत्रिकाओं में या छोटी पत्रिकाओं में या वेब मैगजीन्स में, तो आज जो कहानियां छपती हैं उनको देखकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्योंकि आप समीक्षक भी हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा टिप्पणी आप करिए। देखिए, जैसा समाज है प्रतिबिंब भी वैसा ही होगा। तो दोनों तरीके से मतलब हर तरीके से लिखा जा रहा है, अच्छा भी लिखा जा रहा है, बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। ये बात हम पर निर्भर करती है कि हम अच्छा किस चीज़ को सामने रखकर बोल रहे हैं। तो इस तरीके से मैं ये बोलूँ कि फलाने इसने कहानी जो लिखी है वो खराब लिखी है या अच्छी लिखी है, तो जिसने भी लिखी उसने अपनी एक समझ, मतलब इसने एक नज़रिया लिया होगा कि वो अपनी कहानी के ज़रिए किस नज़रिए को या किस चीज़ को बताना चाह रही हैं। तो मैं तो जब कहानी अगर पढ़ती हूँ तो इसमें ये देखती हूँ कि उस कहानी में क्या चीज़ है, वो लेखक जो है अपनी कहानी के ज़रिए क्या बताना चाह रहा है। तो चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो, राजनीतिक चेतना हो या सामाजिक कोई बात, तो अच्छा बुरा जैसी कोई चीज़ नहीं। जी, फिर मैं यही कह रही थी कि वो लेखक का नज़रिया है, जो भी वो बात लिख रहा है। हर लेखक अपने नजरिए से लिखता है। जी। आप नाम न ले, मैं मतलब आपको कंफर्टेबली आपसे सुनना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि असहज सी हो रही है मेरे सवालों से। नहीं, बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोई असहज नहीं हूँ। नहीं, जैसे आपने बताया कि सरोकार दो तरह का होता है। एक सरोकार ये होता है कि आप जनता के प्रति आप कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, और दूसरा होता है कि जो सरोकार होता है कि भाई जनता तो मतलब गलत सलत करती ही रहती है, ये खास करके सत्ता के लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। और ये जैसे लॉकडाउन जब हुआ तो जब प्रवासी मजदूर जाने लगे तो मैंने देखा, और मैंने शायद एक गुस्से में एक टिप्पणी भी की थी कि लोगों को लगा कि यही लोग जो हैं जो अब कोरोना फैलाएंगे पूरे देश में, जी, है ना। और ये लोग देखिए लॉकडाउन तोड़ रहे हैं, और ये तरह तरह की बातें।
उसके पीछे की जो सच्चाई थी कि लोगों ने तमाम मुसीबतों को झेलते हुए, डंडे खाते हुए और बात मतलब जो बैरिकेटिंग लांघते हुए पैदल साइकिल से चाहे भूखे रहे वो गए। तो एक संवेदनशील जो रचनाकार होगा, जिसकी जिसकी कटिबद्धता प्रतिबद्धता जो होगी वो जनता के प्रति होगी, उसे ये सारी चीजें दिखाएंगी। जो जिसकी नहीं होगी वो लगेगा अरे यार ये लोग तो उपद्रव कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो जब मजदूर किसान हड़ताल करते हैं तो उनको लगता है कि ये अव्यवस्था फैला रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले के साल जब किसानों ने प्रदर्शन किया था, अभी तो 2 दिन पहले लोगों की तो बात है जो पिपली में हुआ, वो भी तो किसान आंदोलन जो शुरुआत हुई। हाँ, तो जो मैं बता रहा हूँ कि लोगों ने टिप्पणियां करनी शुरू की, ये कौन से किसान है जो जीन्स का पैंट पहन के आए हैं, ये कौन से किसान है जो अच्छे कपड़े पहने हैं। मतलब उनको खींच सी हो रही थी कि ये लोग क्यों यहाँ पर इकट्ठे हो गए। तो जैसे आज की कहानियां, जैसे आप कोई रचना उठाती हैं तो ये तो आपको समझ में आ ही जाता होगा कि ये कहानी एक सार्थक कहानी है या ये रचना एक सार्थक रचना है, और यह रचना बिल्कुल निरर्थक है। और इसे लेखक ने चाहे वो जितना उसमें शिल्प और तमाम कलाबाजियां की हो, ये किसी काम की नहीं। ये तो लगता ही होगा आपको। जी जी जी। देखिए, हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो शिल्प से कितनी भी कलाकारी कर लो, लेकिन मूल बात ये आती है कि आपने कंटेंट क्या लिखा हुआ है। तो कहानी हो या कोई भी चीज हो, उसमें अगर उद्देश्य ठीक है तो हाँ लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, सार्थक है। और उद्देश्य अगर अलग हो गया तो वो निरर्थक चीज हो गई है। तो ऐसा पढ़ने को भी मिलता है। मतलब दोनों ही तरीके की चीजें हैं। व्यंग आपने खूब लिखे हैं, है ना? तो जी जैसे आपने बताया कि आपने अनूप शुक्ल को पढ़ा, और वो हमारे भी मित्र हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। तो आपने उनको पढ़ा और फिर आपने अपनी एक शैली डेवलप की। आज जो बहुतायत में व्यंग लिखे जा रहे हैं, है ना, ऐसा कोई भी अखबार नहीं है जिसमें व्यंग छपता ना हो। चाहे वो भले ही वो 300 शब्दों का छपे, चाहे 500 शब्दों का छपे, या कोई लंबा छप जाए, खूब लिखे जा रहे हैं। तो एक होता है क्वांटिटी और एक होती क्वालिटी। मैं फिर उसी सवाल पे आता हूं कि क्वांटिटी के सापेक्ष अगर देखा जाए तो क्वालिटी उनकी कैसी है? देखिए, खूब लिखा जा रहा है, ये इसमें पक्ष में हूँ मैं कि लिखा जाएगा, अच्छा लिखा जाएगा, खराब लिखा जाएगा, लेकिन एक समय पे वो बेहतर होगा। तो खूब लिखा जाना गलत नहीं है, सही लिखा जाना अच्छा है। तो ये बात है कि हम उसको किसके तुलनात्मक रूप से हम क्या लिख रहे हैं, वही चीज़ है सारी बात। जो मैं बोलती हूँ कि हमारा जो लिखने का तरीका है या हम किसके पक्ष में लिख रहे हैं, असली जो मूल जड़ है वो वही है। लिखा जाना अगर अपने देश की आबादी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम लिखा जा रहा है, और लिखा जाना चाहिए। पता नहीं गली मोहल्ले में अगर पहुंच भी जाओ तो कोई जानता भी नहीं है कि ये छपता भी होगा। ये चीज़, अखबारों की गिनती कितनी है, पत्रिकाओं की कितनी है, और जितनी भी मतलब वेबसाइट है, सब लोग पढ़ पा रहे नहीं। मतलब एक वर्ग है जो इनको अखबार या साइट के जरिए पढ़ लेता है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है। मैं तो बोलती हूँ कि और ज़्यादा लिखा जाना चाहिए। हर घर में लेखक पैदा हो, हर घर में अपनी जो खिलाफ आवाज उठाने वाला पैदा होना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। एक युवा रचनाकार, अब आज मुझे आप इस रूप में देख रही, लेकिन मैं भी कभी युवा रहा ही होऊंगा। तो एक युवा रचनाकार अपने समकालीन या अपने से पहले के रचनाकारों से बहुत कुछ सीखता है और उसी के बीच से अपना रास्ता बनाता है ना? जी। धीरे धीरे उसकी समझ जब डेवलप होने लगती है, तो विचार जब उसके अंदर आने लगते हैं, तो उसको ये समझ में आने लगता है कि किन लेखकों से हमें सीखना है और किन लेखकों से नहीं सीखना है, या किन लेखकों से हमें कुछ चीजें सीखनी है।
जैसे किसी लेखक का अगर सरोकार मान लीजिए बहुत अच्छा नहीं भी है, मतलब जनता के फेवर में नहीं भी है, लेकिन उसका शिल्प बहुत बढ़िया है। वो शिल्प इतना बढ़िया है कि आपको प्रभावित कर देता है और आप भूल जाते हैं कि वो लिख क्या रहा था, कथ्य उसका क्या था और वो कहाँ लेके चला गया। एक युवा रचनाकार के बतौर आपके सामने से जब ये रचनाएं गुजरती हैं तो इनमें से क्या क्या चीजें आप सीखने की कोशिश करती हैं? देखिए, मैं सबसे सीखती हूँ। वो चाहे 2 साल का बच्चा हो, उसने अगर कोई बात बोली है, कोई बात कही है और उसने 2 मिनट में रोया और चुप हो गया, तो मैं उस बच्चे से भी सीखती हूँ। और ऐसे ही रचनाकार, अपने जो समकालीन रचनाकार हैं, मैं उनको भी पढ़ती हूँ। हाँ, ये बात अलग है, किसी का शिल्प अच्छा है, किसी का कथन अच्छा है, किसी को अपनी बात कहने का तरीका बहुत अच्छा है, कोई नाटक के रूप में बहुत अच्छा कहता है, कोई कहानी के रूप में। तो जिससे मुझे लगता है कि हाँ, मुझे इससे ये चीज़, इसकी ये चीज़ अच्छी लगती है, तो मैं सीखती हूँ। जैसे परसाई से मुझे उनका जो लिखने का तरीका है, कैसे वो सत्ता के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ लिखते हैं। हाँ, मैं सीख नहीं पाई हूँ उनकी तरह और ना ही बाकी लोगों की तरह जो मेरे समकालीन हैं, वरिष्ठ हैं, साथ के हैं मेरे। लेकिन लिखना तो मैं अपने ही स्टाइल में लिखूंगी ना, मतलब किसी के स्टाइल में नहीं लिख पाऊंगी। लेखन मेरी अपनी स्टाइल का होगा। बस ये है कि मैं सामने वाले से, चाहे वो कोई भी हो, सबसे सीखती हूँ। एक युवा रचनाकार जब साहित्य की दुनिया में उतर जाता है तो बाकी जो साहित्यिक दुनिया है वो उसे किस रूप में लेती है? जैसे जातिवाद है ना देश में, ऐसे ही साहित्य में भी लेखनवाद है। कोई कवि वालों को, भाई अब कवि हैं तो हाँ जी मैं कवि हूँ, तो ऐसे ही कहानीकार हैं। तो लेखन में भी यही चीज़ है कि सबके अपने अपने खेमे हैं, सबके अपने अपने गुट हैं। कवि लोग जो हैं वो कवि लोगों को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, व्यंगकार हैं, सिर्फ व्यंग वालों को बहुत अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, तो उपन्यासकार हैं तो उपन्यास को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ, हम सब रचनाकार हैं। हम लोग जो हैं अपने लेखन के ज़रिए जो हैं वो समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं दिखाई देती है, जो निराशाजनक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब जगह ऐसा है। कुछ लोग हैं ऐसा, जो वो कहते हैं कि भई आप जो लिख रहे हैं वो आपका माध्यम चाहे कुछ भी हो, लिखने का तरीका हो, बोलने का तरीका हो, आप पोस्टर के ज़रिए अपनी बात पहुँचाएँ, लेकिन हाँ, आप अपनी बात रखें। तो वही वाली बात है कि आप माध्यम कोई भी अपनाएँ। कोई डॉक्टर होकर भी इलाज कर सकता है, कोई इंजीनियर होके भी अपनी बात रख सकता है, बिना लेखन के ज़रिए। आप एक आंदोलन हो रहा है, मज़दूर आंदोलन या किसान आंदोलन, डॉक्टर होने के नाते आप साथ में खड़े हो जाइए, पुलिस होने के नाते आप खड़े हो जाइए, तो आप उनका समर्थन कर रहे हैं, आप उनकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी एक तरीके का लेखन ही है। आप जनता की अब जब आवाज़ बनते हैं, तो वो भी एक लेखन का ही हिस्सा है। आप किसी भी रूप में अपनी बात कहें, किसी भी विधा में कहें। मैं ये नहीं कहती कि अगर मैं व्यंग लिख रही हूँ, हो सकता है कि मैं आज व्यंग लिख रही हूँ, कल को मैं कुछ और किसी और विधा में लिखने लगूँ। तो ये वाली चीज़ है कि मैं ज़रूरी नहीं मैं किसी एक विधा में लिखूँ। ऐसे ही मैं बाकी लोगों के लिए बोल रही हूँ। लेकिन मेरा सवाल तो वहीं रह गया जहां मैंने जो पूछा था। मैंने एक चीज तो मैं देख रहा हूं कि आप जो हैं वो बहुत नाप तोल के बोल रही हैं, मतलब और मैं ये मतलब बिल्कुल सही है, आप नाप तोल के बोलिए, सोच समझ के बोलिए। लेकिन मेरा सवाल ये था कि साहित्य की जो बसी बसाई दुनिया है आजकल, जो मुझे लगता है, मैं एक उदाहरण से कहता हूं कि जैसे साहित्य की दुनिया जो है वो एक बाजार हो गई है, मतलब इसको अदरवाइज नहीं लेना है किसी को भी। और जब कोई नया दुकानदार आता है उस बाजार में तो उसको लोग किस दृष्टि से देखते हैं? पहले तो
उसी तरह से साहित्य की दुनिया में नए लोगों को किस रूप में लेते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, या उनके साथ कंपटीशन अपना समझने लगते हैं, या कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आगे बढ़ के गले लगाते होंगे कि भाई एक नया रचनाकार आया है, इसके साथ हमें खड़ा होना है। कमी बेशी धीरे धीरे तभी तो दूर होती है। हम लोग भी कभी नए थे और हम लोगों ने भी ये सारी चीजें देखी हैं, लेकिन तब के समय में और आज के समय में बहुत फर्क हो गया है। वो मैं आपका अनुभव जानना चाहता हूँ। देखिए, नए रचनाकार के नाते मुझे प्रोत्साहन ही मिला है। हाँ, जिन्होंने बाद में बोला है कि आपकी ये कमी है, तो मैंने उसको दूर करने का प्रयास किया है। अब नए रचनाकारों में मुझे इस तरीके से मतलब फेस करने को मैंने ऐसा महसूस नहीं किया कि मुझे किसी ने अपनाया ना हो। मैं इसमें आत्मविश्वास से नहीं बोल रही हूँ, मैंने अपने अनुभव से ये चीज़ अनुभव में देखा है। लोगों ने मुझे जगह दी है, लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया है, चाहे वो किसी भी विधा का हो। मैं अगर गई हूँ तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप लिख रहे हैं। हाँ, उसमें सुझाव उन्होंने दिए हैं कि आप बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं या बहुत जल्दी लिख रहे हैं, आप देर में छपना चाहिए था। ये चीज़ें जो आती हैं नए लोगों के साथ में कि आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा चाहिए था, या आप बोलेंगे कि बहुत छपास नहीं होना चाहिए, तो हमने छपना भी छोड़ दिया। हम लिखते हैं और अपना जो रोज़ का काम है उसमें रखते हैं। तो छपास की श्रेणी से हट गए, पढ़ते नहीं है तो पढ़ने का काम भी हमने खूब किया। तो ऐसा नहीं है, जैसा सामने वाले ने बोला कि आप में ये कमी है तो हमने उसको दूर किया है। लेखन को लेकर के भी कोई कमी आई है तो उसको भी पिछली बार जो गलती की है या पिछली किताब में जो गलती करी है वो आगे ना आए, इस बात का ख्याल रखते हैं। ऐसे ही सामने वाले साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार, समकालीन साहित्यकार अगर मुझे सुझाव देते हैं तो मैं उनको शुक्रिया भी करती हूँ और उनकी बात को मानती भी हूँ कि वाकई आप ये मेरी में कमी है, मैं इसको दूर करूँगी। इस रचना में नहीं, अगली रचना में। ये तो मतलब आदमी सामाजिक सृजनशीलता में तो सामाजिक ही होती है, तो दुनिया से ही सीखता है। तो यही सारी चीज़ें कि जो मैंने सीखा है। और रही बात नकारात्मक टिप्पणी की, तो एक दो को लेकर अगर वो नकारात्मक है, 100 में से अगर 2 लोगों ने मुझे बोला है तो मैं उसको ज़्यादा वो नहीं कहूँगी कि हाँ मुझे बहुत निराशाजनक लगा या मैंने उससे बहुत प्रभावित हुई। मैंने उसको पॉजिटिव लिया कि अगर किसी ने मेरी कमी बताई है या मेरी बहुत ज़्यादा आलोचना कर दी है तो मैंने उसको सकारात्मक रूप से लिया कि मैं उस चीज़ को दूर करूँगी। तो ये मेरे साथ में हुआ, जो मेरा अनुभव था। अब एक बात बताइए कि आपके 2 उपन्यास आए, जी, ठीक, जो हमारे हिंदी साहित्य के समीक्षक हैं, आलोचक हैं या बड़े साहित्यकार हैं, इनकी प्रतिक्रिया क्या रही आपके उपन्यासों के बारे में? नाम लेकर बताएंगे या नहीं, नाम तो किसी का नहीं लेना है, मैं विवाद नहीं खड़ा करना चाहता हूँ। नाम मेरा ले सकती हैं, मैंने तो पढ़ा था तो मैंने उस पर टिप्पणी भी की थी, ऐसी बात नहीं है। मेरे दोनों ही उपन्यासों में सकारात्मक ही टिप्पणी आई है। हाँ, ये बात अलग है, किसी ने बोला कि आपको इसमें समय देना चाहिए था, आपका इसको जल्दी नहीं छपाना चाहिए था। तो ये भी मैंने उनकी जो कन्फ्यूज़न था, ये बोलिए कि इसको मैंने अभी नहीं लिखा है, मैंने इसमें वक़्त दिया है। वो बात अलग है कि मैंने इसमें घंटों वक़्त दिया है, और क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ तो मेरे पास समय पर्याप्त होता है। 24 घंटे में से अगर मैंने 18 घंटे या 18 तो नहीं कहूँगी, विवाद हो जाएगा। अगर 8 घंटे भी दिया है तो वो मैंने लगातार दिया है। जैसे क्वांटिटी और क्वालिटी, मैंने क्वांटिटी भी दी है और क्वालिटी भी दी है। तो लेखन को लेकर के, तो अगर मैंने उसको कम समय में लिया है तो मैंने उसमें कोताही नहीं बरती है, मैंने उसमें ढील नहीं जाने दी है, या मैंने ऐसी कोई चूक नहीं कही है। हाँ, कुछ कमियां रह गई हूँ, वो एक दिगर बात है। लेकिन मैंने जो बात अपनी रखनी चाहिए थी, जो बात मैंने कहना चाहा था जिस तरीके से, वो मैंने अपनाया, कोशिश करी कि मैं उसको सामने जो है अपनी बात सही तरीके से रख सकूं।
तो इस तरीके से नकारात्मक टिप्पणी अभी तक तो मुझे नहीं मिली। हाँ, सुझाव ज़रूर मिले हैं और जिसको मैंने सराखों पर लिया है, सुझाव मैंने माने। जिसको पहले उपन्यास में जो सुझाव थे वो मैंने अगले में दूर किए। अब जो दूर हुआ है वो मैं आने वाले उपन्यास में दूर करूँगी। तो सुझावों को मैंने सराखों पर लिया है। लेकिन ये बात जो अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताई थी, और वो बात मुझे अभी भी, हालांकि मैं 2 बार पानी पी चुका हूँ इस बीच, वो गले में ही अटक गई है। ये लिखने और छपने पर मतलब रोक लगाने की क्या बात है? मतलब मैं समझता हूँ कि अगर आपकी रचना मुकम्मिल हो गई और आपको लगता है कि मुकम्मिल रचना है तो उसे भेजा जाना चाहिए और उसे छपना चाहिए। और इसको छपास की बीमारी नहीं कहते। छपास की बीमारी ये तो कुछ दूसरे तरह की होती है, क्योंकि जब आपकी रचनाएं छपेंगी पत्रिकाओं में, लोगों की प्रतिक्रिया आएंगी, तभी आपका हौसला बढ़ेगा और तभी आपको अपनी कमियों के बारे में पता चलेगा। तो ये बात मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लिखिए और उसे भेजिए। वो डायरी में रख के रखने से कोई फायदा नहीं होता है। ये भी एक प्रवृत्ति है। मैं इस पर अभी इस समय तो खैर बात नहीं करूंगा, लेकिन ये सलाह के पीछे भी एक प्रवृत्ति काम करती है। जो भी लोग सलाह इस तरह की देते हैं, ये भी एक प्रवृत्ति है। उस पर हम लोग कभी गोष्ठी करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। दूसरी बात है कि चूंकि आप मेरी मित्र हैं और फेसबुक पर मैं आपको निरंतर देखता रहता हूं, जो भी आप लिखती हैं अखबारों में वो सब मेरी निगाह से गुजरता रहता है। मुझे जो लगता है कि आपके दोनों उपन्यासों की जिस तरह से चर्चा होनी चाहिए थी, जिस तरह से क्योंकि ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, और मैं इस चीज को बहुत ज्यादा किसी भी लेखक या लेखक को मैं इस बात के लिए नहीं कहता हूं कि इसमें मेहनत तो अगर कहा जाए तो तुलसीदास को रामायण में भी बहुत सारी मेहनत अभी और करने की जरूरत है, तो वो उसकी कोई सीमा नहीं होती है। ये कोई टिप्पणी भी नहीं है। इस टिप्पणी के पीछे भी एक प्रवृत्ति होती है। ये बहुत सारी साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं, और मैं क्योंकि आपसे थोड़ा सीनियर ही हूं, तो मैं ये सारी प्रवृत्तियों को अच्छी तरह से जानता हूं। तो एक युवा लेखक को जब वो कोई चीज लिखता है और वो पब्लिक डोमेन में यानी छप जाती है उसकी किताब, तो उसके मन में यह इच्छा तो होती ही है कि उसकी चर्चा हो। यह भी इच्छा होती है कि साहित्यिक जगत में उसकी चर्चा हो, है ना? जी जी। और तो उस लिहाज से मतलब आप बताइए मुझे कि मतलब अपना अनुभव या आपके मन की बात, हालांकि मन की बात भी बड़ा डिस्प्यूटेड है आजकल, यह मुझे रखना नहीं चाहिए था, तो मैंने आपके दिल की बात ये बताइए कि ये जो आपने जो उपन्यास लिखे, और ये बेहतरीन उपन्यास है, और मैंने तो मेरे ख्याल से दोनों छपने से पहले ही पढ़ लिए थे शायद, मुझे ऐसा लगता है। जी जी। तो इनकी चर्चा होनी चाहिए थी और खूब होनी चाहिए थी। नहीं हुई तो जैसे मुझे ये सवाल थोड़ा सा लगता है कि भाई आरिफा जी के उपन्यास पर चर्चा होनी चाहिए थी, और आपको भी तो ये लगता ही होगा। जी बिल्कुल लगता है। ये है कि ऐसा नहीं है कि मैंने जिनको किताबें दी हैं उन्होंने पढ़ी है और उन्होंने चर्चा भी की है, लेकिन ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर कोई बात हुई है या चर्चा हुई है, इस रूप में नहीं हुई है, ये मैं मानती हूँ। और या ये कह लीजिए कि मेरे में क्षमता नहीं थी, या कह लीजिए कि मैंने उस रूप में प्रयास नहीं किया। हाँ, हो सकता है कि मैं मंच पर उस तरीके से मतलब कुछ समय का भी बोल दीजिए कि जिस तरीके से जैसे पुस्तक मेले में आई तो उस समय पे मंच नहीं थे, या समय नहीं था लोगों को जो शामिल हो सकते थे, उनको भी एक अपनी समय चाहिए होता है। तो चर्चा को लेकर के चर्चा नहीं हो पाई है, एक जो गोष्ठी होती है। लेकिन व्यक्तिगत जैसे आपने पढ़ी, इस तरीके से ही बाकी लोगों ने भी पढ़ी है।
चर्चा का रूप नहीं दिया है, तो मैं आपके सुझाव को मानती हूँ और भविष्य में मैं चर्चा करूंगी। थोड़ा कोरोना काल खत्म होने दीजिए। नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, मैं बताऊं आपको कि बात वहां पहुंच गई जहां मैं कोशिश कर रहा था ले जाने के लिए, कि आजकल लिखना, छपना और उसकी चर्चा करना, लेखक के हाथ में होता है लिखना, और वो कोशिश करके उसकी किताब छप भी जाती है। लेकिन जो चर्चा करने और कराने वाली बात होती है, इसके लिए तो प्रयास करना पड़ता है। प्रयास क्या करना पड़ता है? जुगाड़ करना पड़ता है। हाँ, तो वो जुगाड़ ही नहीं हुआ मुझसे। हाँ, लेकिन अब जो बात मैं यहाँ पर आपसे कहने जा रहा हूं कि चर्चा हो चाहे न हो, ठीक है, बड़े साहित्यकार उसको तवज्जो दें न दें, एक लेखक को अपने लेखन पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि यार हम क्योंकि लेखक अपने आप में भी सुधार करता है, ऐसा नहीं है। अगर आप पुरानी कहानी अपनी उठा के देखें, या अगर पुराना उपन्यास ही अगर आपका जो पहला या दूसरा जो भी उठा के आज से 5 साल बाद देखेंगी, तो आपको स्वयं ही लगेगा कि इसमें कुछ और चीजें आनी चाहिए थी, या कुछ कमी रह गई, या मैंने ये 2 पेज हमने बेकार में इसमें एक्स्ट्रा कर दिया, है ना। जी जी। तो लेखक को सीमित नहीं करना चाहिए, जहां तक मेरी अपनी समझ है। तो एक तो यह है कि आप जो है लिखिए और खूब भेजिए, खूब छपिए, वापस आ जाए, कोई चिंता नहीं। कोई छापे न छापे, कोई चिंता नहीं। और जो जनपक्षधर लेखक होते हैं, उनके सामने साहित्यकार नहीं मायने रखते हैं, उनके सामने जनता मायने रखती है जी। क्योंकि हम लोग अभी उस तरह का मीडिया डेवलप नहीं कर पाए हैं, वरना ये सारी चीजें, सारे जो लिखा जा रहा है, उनको जनता के बीच में ले जा करके इनका पाठ होना चाहिए, भले ही थोड़ा थोड़ा करके पाठ हो, और उस पर उनकी प्रतिक्रिया ली जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि काफी बातचीत आपसे हो गई है, और अब आप एक मैच्योर लेखिका हो गई हैं, और आज क्योंकि मुझे आपसे बात करते समय आज बहुत मशक्कत करनी पड़ी, इतनी मशक्कत मुझे कभी करनी नहीं पड़ी है। मैं माफी चाहूंगी, तकनीकी समस्या। नहीं, तकनीकी समस्या तो छोड़िए, मशक्कत की बात मैं दूसरी कर रहा था। मशक्कत का मतलब ये है कि एक मैच्योर लेखिका की तरह, ये मुझे खुशी है इस बात की कि मैच्योर लेखिका की तरह आज आपने मुझसे बातचीत की है। इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ पर खत्म करता हूँ, और फिर कभी दोबारा आपको आमंत्रित करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे दोस्तों को भी काफी अच्छी प्रतिक्रियाएं हैं, आप देख लीजिएगा वहां पर। तो आपके लिए बहुत आपका भी, अरविंद जी, और जितने साथी उपस्थित हुए हैं उन सभी का शुक्रिया कि आप लोग आए यहाँ पर, मुझे अच्छा लगा। शुक्रिया अरविंद जी। नमस्कार।